falls, it is horizontal range, and how much maximum height it goes, that is known as altitude, or you can say maximum height, or you can say vertical range from point P to Z. This is the time of ascent. From Z to F, this is the time of descent. And if you add both of these times, that gives you the total duration into which the body remains into air. For example, an aeroplane takes the flight from Chandigarh to Delhi. So for how much time it remains into air, that is known as time of flight. Capital T. And one more thing I told you last time, after giving the initial velocity to the projectile, there is no control of the person who throws the projectile. शुरू में हम थ्रो करेंगे, उसके बाद हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, and body will move under the effect of gravity alone. Air resistance is ignored, and this particular white angle, the angle which I am showing with the white color, that is known as angle of projection with the horizontal. और लास्ट टाइम मैंने आपको इन तीनों के फार्मूले भी करवाए थे, HRT, और आपको शायद याद हो मैंने मेमोरी टूल दिया था, हरियाणा रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन, अल्फाबेटिकली लिखने हैं इनको, फिर मैंने आपको इनके फार्मूले बताए थे तीनों के। ओके, तो आज हम आगे बढ़ेंगे और क्या है, लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द असाइनमेंट। क्वेश्चन के साथ साथ जहां पर थ्योरी चाहिए होगी मैं बता दूंगा। A body is projected into air from the ground. Please read yourself. A body is projected into air from the ground at an angle to the horizontal. On reaching the highest point from the ground. इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? बताओ तो एक बार अपना आंसर। जिस बच्चे को लगता है सी ऑप्शन सही है वो 3 फिंगर्स खड़ी करेगा, जिसको लगता है ए ऑप्शन सही है वो 1 फिंगर। प्लीज गिव योर आंसर। शाबाश। बॉडी जब टॉप पर पहुंच जाती है, जेड पर, पॉइंट ऑफ जीनत, कोई बच्चा जवाब नहीं दे पा रहा। अब जरा इसको सुनो, इसका आंसर बेटे। जब बॉडी टॉप पर पहुंचेगी, योर अटेंशन यहां पर, और मैं आपसे पूछूं बेटे वेलोसिटी किधर होगी उस वक्त, तो योर आंसर शुड बी सर वेलोसिटी इज ऑलवेज मेकिंग टेंजेंट टू द कर्व। ये जो पैराबोलिक पाथ है, इसका कोई भी पॉइंट पर अगर आप वेलोसिटी देखना चाहते हो और उसकी डायरेक्शन देखना चाहते हो, तो आपको सर इसकी टच करती हुई टेंजेंट ड्रा करनी पड़ेगी वहां पर, टेंजेंट। सो आप कह रहे हो सर टॉप मोस्ट पर, तो आपकी टेंजेंट जेड पॉइंट के ऊपर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जब बॉडी की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया? 0। तो याद रखना है, अगर कोई वेक्टर हॉरिजॉन्टल हो तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, एंड वाइस वर्सा। अगर कोई वेक्टर वर्टिकल हो तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होता है। तो अब यहां पर सारी की सारी वेलोसिटी along the horizontal direction होगी, because tangent will be in this direction at topmost point Z. ओके, तो यहां पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी 0। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्या उसने पेपर में वर्टिकल पूछा है? नो, उसने तो सिंपल लिखा है ऑन रीचिंग। देखो इसका कौन सी चीज 0 नहीं होगी, तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, हॉरिजॉन्टल तो 0 नहीं है ना, हॉरिजॉन्टल तो 0 नहीं है। इसका मतलब टॉप पे अपर जाकर टोटल वेलोसिटी को आप 0 नहीं कहोगे,
हाँ, इसी क्वेश्चन में उसने लिख दिया होता वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, तो हमने यस कर दिया होता। फिर जब कोई बॉडी यहां पर पहुंची है, चाहे वो इधर को जा रही है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे को लग ही रहा है ना उसको। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो एक्सेलरेशन तो उसका है ही है। इसका मतलब बॉडी का एक्सेलरेशन भी टॉप पॉइंट पर जाकर 0 नहीं है। टॉप पॉइंट पर जाकर 0 नहीं है। तो दोनों चीजें, कौन सा ऑप्शन हुआ बताओ, कौन सा ऑप्शन हुआ बताओ। रेज योर फिंगर्स। शाबाश, नॉन मेडिकल का आंसर सही है। मेडिकल के बच्चे कुछ तो बताओ बेटे, अब तो नकल ही मारनी है, अब तो आंसर तो बता दिया टीचर। रेज योर फिंगर्स, कौन सा ऑप्शन सही है। भाई ये तो बहुत काम खराब है। मैं सारी क्लास को खड़ा कर देना मेडिकल की, एक दूसरे के सहारे मत बैठना। आप ऑप्शंस पढ़ो और बताओ कौन सा सही है। नॉन मेडिकल के बच्चों को शाबाश दी जाती है, वेरी गुड। मेडिकल स्टूडेंट्स, कोई भी बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन का सही ऑप्शन नहीं बोल रहा जबकि आंसर सामने लिखा है। रेज योर फिंगर्स। अरे उतनी फिंगर्स खड़ी करो, मेरे को तो 2 फिंगर्स। थर्ड सही है तो 3 फिंगर्स। रेज योर फिंगर्स। मेडिकल, जितना मर्जी देर करते रहो, मैंने आगे जाना ही नहीं। गर्ल्स को फर्स्ट बेंच सेंट्रल गर्ल्स। क्या बात बेटे, मैं वहां पर आके आपका हाथ खड़ा करूं। सर ये दोनों गर्ल्स को बाहर कर दो, इल मैनर्ड है दोनों, ऊपर से हंस रही हैं। ब्लू वाली गर्ल को मेरी क्लास से बाहर करो, आई डोंट वांट टू टीच दिस। एक तो इल मैनर्स, ऊपर से हंसती है। I request the concerned teacher giving duty in the medical. I don't want to teach the first girl sitting in the blue jersey. मैं चाहता ही नहीं हूं इसको पढ़ाना गर्ल गर्ल को। इल मैनर्ड। सेकंड क्वेश्चन, रीड द सेकंड क्वेश्चन। मैम देखते हैं अगली बार ये सिंसियरली नहीं पढ़ी तो हम एक्चुअल में बाहर करेंगे इसको। सेकंड क्वेश्चन, ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन मूविंग horizontally at the constant speed. What air resistance is taken into consideration? What नहीं बेटे, what की जगह आपको लिखना है when। when लिखना है when। when air resistance is taken into consideration, when लिख लो वहां पर। अब सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शंस बताओ कि वो बॉम्ब कहां पर गिरेगा। देखो क्वेश्चन का मीनिंग समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये था फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटे, यहाँ पर ऐसे एरोप्लेन जा रहा है। योर अटेंशन, एरोप्लेन जा रहा है। जब ये एरोप्लेन जा रहा है, यहां से एक बॉम्ब थ्रो कर दिया गया। तो ये बॉम्ब जब थ्रो करा गया तो नेचुरली एरोप्लेन तो सीधा चला जाएगा और बॉम्ब प्रोजेक्टाइल मोशन करके ऐसे गिरेगा और एरोप्लेन आगे जाएगा। अब हमारे में क्वेश्चन ये है, क्या ये बॉम्ब एरोप्लेन के एग्जैक्टली नीचे गिरेगा ग्राउंड पर जाकर, क्या उससे आगे निकल जाएगा, पीछे निकल जाएगा, कहां होएगा। रेज योर हैंड्स अकॉर्डिंग टू योर पिक्ड ऑप्शन। सभी बच्चों ने हाथ खड़ा करना है, चाहे गलत ही हो जाए। क्वेश्चन का मीनिंग, एक चलते हुए एरोप्लेन ने यहां से बॉम्ब गिराया, इतने में एरोप्लेन आगे चला गया। एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करना है। क्या ये बॉम्ब एरोप्लेन की सीध में गिरेगा, क्या एरोप्लेन निकल चुका होगा उसके पीछे गिरेगा, कहां गिरेगा। शाबाश, नॉन मेडिकल के बच्चों ने आंसर दिया। मेडिकल के बच्चों ने बेटे, व्हाट इज योर आंसर। हाँ बिल्कुल सही। इस बार मेडिकल के बच्चों को शाबाश देनी पड़ेगी, दोनों क्लासों का सही है। आप कहोगे सर ध्यान से सुनो, अगर उधर से एयर आ रहा है, एयर रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे हो, तो जब बॉम्ब नीचे गिरेगा ना जमीन पे, तो एरोप्लेन आगे निकल चुका होगा। तो इसमें बिहाइंड द एरोप्लेन गिरेगा वो।
behind the aeroplane. तो your answer should be second question का B option, second question का B option, और फर्स्ट क्वेश्चन का था C ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन का C ऑप्शन। जिन बच्चों को ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए हैं, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। थैंक यू। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। हम क्वेश्चन करेंगे जहां पर टीचर को एहसास होगा कि नया पॉइंट बताना चाहिए थ्योरी का, मैं बताऊंगा वहां पर। एवरीबॉडी प्लीज रीड द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, ए मैन थ्रोज ए बॉल फ्रॉम वन एंड टू द अनदर end of a ship on the deck. The ship is moving with uniform velocity. The trajectory of the ball seen by the boy on the deck, another boy on the ground. When they will, then they will observe. क्या क्वेश्चन है इसका? तीसरे का देखो क्या आंसर है। देखो बेटे क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन समझाता हूँ। ये हमारा एक शिप है, सभी बच्चे देखो, ये हमारा एक शिप है बेटे, ये हमारा एक शिप है, और यहाँ पर एक लड़का यहाँ से बॉल को ऐसे थ्रो करता है, ठीक है, एक लड़का बॉल को ऐसे थ्रो करता है शिप के ऊपर। अब वो करता है कि जब इसको थ्रो करा गया तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉल सीन बाय द बॉय ऑन द डेक, जो लड़का इसके ऊपर ही खड़ा है डेक के ऊपर, उसको इसकी प्रोजेक्टाइल कैसे दिखेगी बॉडी, और दूसरा जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ जमीन पे खड़ा हुआ, जो बच्चा येलो कलर का है उसको कैसे दिखेगा प्रोजेक्टाइल, और जो व्हाइट कलर वाला है शिप के ऊपर उसको कैसे दिखेगा, जबकि ये शिप खड़ा हुआ नहीं है, ये शिप चल भी रहा है। शाबाश। व्हाट इज योर आंसर? ऑप्शंस पढ़ो, ऑप्शंस पढ़ो। बेटे अपनी रेज योर फिंगर्स। बेटे ज्यादा से ज्यादा गलत ही हो जाएगा। ओ लास्ट में एक बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है मेडिकल में, लेकिन मेरे को उसका फिंगर्स नहीं दिख रहा, इतनी दूर से कितनी फिंगर्स हैं। शाबाश। नो आंसर फ्रॉम द नॉन मेडिकल आल्सो दिस टाइम। बेटे कौन सी चीज, हाँ ये मेडिकल में येलो टर्बन वाले बच्चे ने दीवार के साथ बैठा है, बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत अच्छे बेटे। आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है लेकिन आंसर आपका सही है। येलो टर्बन वाले दो प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं दीवार वाली साइड पर, उनमें से एक बच्चा जो दीवार के साथ बैठा है उसने बिल्कुल सही आंसर दिया, शाबाश। एंड यू विल बी सरप्राइज कि अभी भी नॉन मेडिकल में किसी ने आंसर नहीं दिया। नो प्रॉब्लम। अब देखो इसको समझो बेटे, अब इसको समझते हैं हम। योर अटेंशन, व्हाइट वाला ऑब्जर्वर है, व्हाइट जो डेक के ऊपर है, जो डेक के ऊपर खड़ा है व्हाइट वाला, और जिस लड़के ने इसको फेंका, उन दोनों को सेम दिखेगी। देखो ये बॉडी ऐसे गिरी तो इसका वर्टिकल हाइट दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए सेम होगा। वर्टिकल हाइट व्हाइट वाले को भी सेम दिखेगा और वर्टिकल हाइट येलो वाले को भी सेम दिखेगा। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें, हॉरिजॉन्टल की, तो व्हाइट वाले को जो हॉरिजॉन्टल दिखेगा, व्हाइट वाले को जो हॉरिजॉन्टल दिखेगा ना R1, वो छोटा होगा, और येलो वन को हॉरिजॉन्टल रेंज यहां से यहां तक, वो येलो वाले को ज्यादा दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि जैसे ही उस बॉल को वो जाते हुए देखता है, इस ऑब्जर्वर के लिए, आउटसाइड ऑब्जर्वर के लिए शिप की वेलोसिटी भी कंट्रीब्यूट करेगी। आउटसाइड ऑब्जर्वर के लिए शिप की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंट्रीब्यूट करेगी। इसका मतलब है जो बाहर, जो शिप के बाहर खड़ा ऑब्जर्वर, उसको हॉरिजॉन्टल रेंज ज्यादा मिले दिखेगा, जो शिप के अंदर खड़ा है उसको हॉरिजॉन्टल रेंज कम दिखेगा।
जबकि शिप ऊपर तो जा नहीं रहा, ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा। इसका मतलब है शिप को, प्रोजेक्टाइल को शिप की वर्टिकल वेलोसिटी कोई नहीं मिलती। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल रेंज सेम दिखेगा, जबकि नहीं सॉरी, वर्टिकल रेंज सेम दिखेगा और हॉरिजॉन्टल रेंज जो शिप के अंदर है उसको छोटा दिखेगा, जो डेक के बाहर है उसको बड़ा दिखेगा। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? रेज योर फिंगर्स। बेटे अब तो फिंगर्स पढ़, अब तो क्वेश्चन पढ़ लो, आंसर पढ़ लो और बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। ये शीट और मैं मार्कर नीचे रखने लगा हूं, जब तक आप इसका आंसर सही नहीं बताते फिंगर से मैं आगे नहीं जाऊंगा, जितना मर्जी टाइम वेस्ट होता रहे। शाबाश। अब तो मैंने आंसर बता दिया, आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं, टेल मी द फिंगर्स। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ, मैं उसी गर्ल की वेट कर रहा हूँ जिसको इल मैनर्ड बोला था, और भी बच्चों की, नॉन मेडिकल की। शाबाश। इस जो बच्चे अभी भी हाथ नहीं खड़ा करते ना, इसका मतलब है क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते वो पूरा। तो आप लोगों ने देखा सबसे लास्ट वाला कॉलम, इक्वल वर्टिकल हाइट्स बट डिफरेंट हॉरिजॉन्टल रेंज। तो थर्ड क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन हुआ। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन पे आप पिकअप योर आंसर। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द क्वेश्चन? इसमें मैं नॉन मेडिकल का एक बच्चा आ जाए भाई, सामने आ जाए। ये बच्चा आया क्या? अविनाश, अविनाश कुमार नॉन मेडिकल, आजा माइक पर आजा। फोर्थ क्वेश्चन का कौन सा आंसर दोगे? ए ऑप्शन। कौन सा? ए ऑप्शन। बेटे ए बी सी डी ऐसे बोलो। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन ना, रॉन्ग। ए ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। अच्छा चलो, नॉन मेडिकल हार गया, अब इसका मेडिकल से मुकाबला करके देखते हैं। मेडिकल में एक स्टूडेंट है, अभिनूर ब्राड। हु इज दिस? अभिनूर ब्राड, माइक पर आ जाओ। देखो कितनी देर लगा दी इस गुड़िया ने उठने में। बताओ इसका फोर्थ क्वेश्चन का व्हाट इज द आंसर? एक बॉडी को हवा में प्रोजेक्ट करा गया, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर नीचे लिखी हुई बातों में कौन सी चीज सही है? कौन सा? बेटे फिंगर खड़ी करो, 1 या 2 या 3 ऐसे पहले तो। हाँ ठीक है, शाबाश। सो मेडिकल स्टूडेंट नॉन मेडिकल से जीत गए हैं इस बार। कैसे था इसका आंसर? देखो बेटे, जब टॉप के ऊपर चले गए, अगर टॉप के ऊपर मैं आपसे पूछूं जेड पॉइंट पर, जीनत पर, इसके ऊपर टेंजेंट किधर को ड्रा करोगे? आप कहोगे सर टेंजेंट इस तरफ। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, पूरी ही वेलोसिटी आ गई, सारी वेलोसिटी इधर ही आ गई, राइट। अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट पूछा होता जीरो, तब हम सही करते। ध्यान से देखो, अगर कोई वेक्टर ऐसे हो, ध्यान से सुनना बच्चे, अगर कोई वेक्टर ऐसे हो इंक्लाइंड पोज में और इधर एंगल बनाया थीटा, तो इसका ना तो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होएगा ना तो हॉरिजॉन्टल। ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Vx, इधर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट रहेंगे। लेकिन अगर कोई वेक्टर खुद ही हॉरिजॉन्टल हो, यानी ये इंक्लाइंड वेक्टर ऐसे जमीन पर लेट जाए, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है। और अगर ये इंक्लाइंड वेक्टर ऐसे बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाए वर्टिकल, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो जाए। जिस वेक्टर ने खुद को पूरे को हॉरिजॉन्टल बना दिया, उसका वर्टिकल रहा ही नहीं। तो जेड के ऊपर
अगर वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द पूछा जाता, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, तो जीरो बोल रहे हैं आपने, लेकिन ओवरऑल वेलोसिटी तो नहीं जीरो है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो अभी भी सरवाइव करता है ना। तो आप क्या कहोगे उस वक्त? इसका ऑप्शन बनेगा बी, फोर्थ का बी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। शाबाश, रीड कर लो, मैंने माइक पर बुलाने हैं बच्चे। बच्चे माइक पर आएंगे, प्लीज रीड द क्वेश्चन। ओके, लेट मी कॉल। नॉन मेडिकल में से एक बच्चा आएगा जिसका नाम है गुणराज सिंह। नॉन मेडिकल में गुणराज सिंह, माइक पर आ जा भाई, फटाफट जल्दी कर। और मेडिकल में एक बच्चा है अरमान जोत कौर। अरमान जोत कौर मेडिकल में, माइक पर आ जाओ, अपना अपना आंसर चूज करो। बोलकर भी बताओ, फिंगर से भी बताओ। नॉन मेडिकल के टीचर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे को कैमरा नहीं दिख रहा, सिर्फ क्लास दिख रही है खाली। कैमरे का फेस डाउन करो। मेडिकल का बच्चे ने जवाब दे दिया है। तो मेडिकल, नॉन मेडिकल के बच्चे का, हाँ जी सर, अब थोड़ा ठीक हुआ बस। ओके, तो मेडिकल के बच्चे ने इसका जवाब दिया है सी ऑप्शन। अच्छा, और कोई बच्चा? नॉन मेडिकल के बच्चे का व्हाट इज योर आंसर? रेज योर फिंगर्स। नॉन मेडिकल का भी सी ऑप्शन कह रहा है। सिट डाउन, सिट डाउन। फिफ्थ क्वेश्चन का दोनों बच्चों का आंसर सही है, सी ऑप्शन। ध्यान से सुनना बेटे, ध्यान से सुनना। आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कौन सा होता है? ये वाला होता है थीटा। और आपको टीचर ने बताया था ये एंगल जब 45 डिग्री का होता है तब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होती है। मैंने नीरज चोपड़ा की एग्जांपल लेकर बताया था आपको। जब ये कितना हो, 45 डिग्री, या फिर एग्जैक्ट वैल्यू बोलूं तो 44.9 डिग्री। तो इसका मतलब ये थीटा जब तक 45 से कम है तो रेंज भी मैक्सिमम से कम है। इसका मतलब ये हुआ जब थीटा हमारा 0 से लेकर 45 डिग्री तक जाता है तो हमारी रेंज भी बढ़ती है। लेकिन जैसे ये थीटा 45 डिग्री से आगे जाता है, ओके, 90 तक, तब हमारी रेंज गिरना शुरू हो जाती है, गिरना शुरू हो जाता है, रेंज कम हो जाता है। एक बच्चा कहता है सर ये मेरे को पता कैसे, आपने बता दिया मैंने मान लिया, लेकिन ये मेरे को पता कैसे लगा, या आपको कैसे पता है कि ये बात सही है? तो मैं उसको प्रूफ देता हूँ। शाबाश, सभी बच्चे प्रूफ देखो क्या है। आपको हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला याद करो, क्या सिखाया था? अगर आपको याद करा तो मैंने आपको दो ब्रैकेट्स याद कराई थी, मल्टीप्लीकेशन, यू सबस्क्रिप्ट y/5 और यू सबस्क्रिप्ट x। ये मैंने आपको पहले दिन कराई थी। अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी u है तो उसके दो कंपोनेंट बन सकते हैं। तो यू y का मतलब है u साइन थीटा, 5 का मतलब है ग्रेविटी का हाफ, और u cos थीटा का, u x का मतलब है u cos थीटा। अगर आप इसको सेटल करो, गौर से देखो, इट बिकम्स, क्या बचे? इट बिकम्स u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे ग्रेविटी। अब देखो आगे देखना, u स्क्वायर बाय ग्रेविटी एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मैथ में क्या बनता है? साइन 2 थीटा। ये सारा हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया। अब ये हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होएगी? जब ये वाला कंपोनेंट मैक्सिमम होगा, एंगल वाला। क्यों?
क्योंकि u गिवन है, कांस्टेंट हो गया, और g तो वैसे ही 9.8 है अर्थ के ऊपर। तो जब हमने इसको देखा कि r इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, कब बेटे? इफ साइन 2 थीटा इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है बेटे, 1। और 1 होती कहां पर है? जहां पर साइन 90 डिग्री का एंगल हो। साइन 90 डिग्री 1 होता है। इसका मतलब इधर से एंगल और उधर से एंगल बराबर हो गए। इसका मतलब है 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसको नीचे ले जाओ, थीटा इज इक्वल टू 90/2, मतलब 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है। अगर मैंने 2 मार्क्स का क्वेश्चन डालना हो पेपर में, तो मैं पूछ सकता हूं पेपर में, प्रूव दैट हॉरिजॉन्टल रेंज इज गोइंग टू बी मैक्सिमम एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री। जिन बच्चों को ये प्रूफ समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, गुड जॉब। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। जल्दी से अपना ऑप्शन छांट लो, मैंने माइक पर बुलाने हैं बच्चे। 6th क्वेश्चन, keeping the velocity of the projection constant, the angle of projection is increased from 0 to 90 degree, then the horizontal height लिख दिया यार इसने, horizontal range लिखो बेटे, नहीं, then the horizontal height लिखा है ना बेटे, जहां पर, यहां पर मैक्सिमम कर दो horizontal height को maximum height, then the maximum height of the projectile is, horizontal वर्ड को काट के मैक्सिमम लिख देना। व्हाट इज द आंसर ऑफ 6th क्वेश्चन? सोच लो, मैं बुलाने लगा हूं माइक पर। ओके, नॉन मेडिकल में बच्चा बताएगा एक, ये बच्चा है बेटे गुरपिंदर कौर, आइए। ओके चलो, मेडिकल में एक बच्चा है डालिया। हु इज दिस? डालिया, डालिया बच्चा माइक पर आ जाओ फटाफट। हु इज डालिया? She's actually non-medical, sir. अच्छा, नॉन मेडिकल में। ओके Strictly मैम, medical. ओके मैम, ओके। चलो ये क्वेश्चन, चलो मैं ही बताता हूँ, ध्यान से सुनो बेटे सभी बच्चे। देखो, अगर मैं एंगल, अब मैं एच के बारे में बात करनी है, एच के बारे में। देखो, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन छोटा होगा, ये वाला एंगल, जैसे अब आप मान लो 30 डिग्री, तो एच इतना होगा। फिर इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को मैंने ज्यादा कर दिया, फिर देखो ये एच ज्यादा हो गया। एच क्यों ज्यादा हो गया? सेकेंड टाइम H2 इज लार्जर देन H1। क्यों? क्योंकि θ1 एंगल के मुकाबले सेकंड एंगल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन θ2 ज्यादा है। अब तीसरा देखो, सभी में u को कांस्टेंट रखा है, इनिशियल वेलोसिटी को। अब मैं इस थीटा को और ज्यादा कर देता हूँ, और ज्यादा कर देता हूं, तो ये बॉडी ऐसे ही गिर जाएगी। देखो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन θ3 इज स्टिल लार्जर देन θ2। तो हमने क्या नोटिस करा? जैसे जैसे थीटा बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे वर्टिकल हाइट भी बढ़ती जा रही है। अगर कोई बच्चा बोले सर मैं इस थीटा को 90 डिग्री कर दूं तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को, तो टीचर कहेगा आपकी बॉडी यहां पर जाके यहीं पर गिर जाएगी वापिस। लेकिन हॉरिजॉन्टल रेंज फिर मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम, सॉरी वर्टिकल रेंज। तो वर्टिकल रेंज मैक्सिमम कब होती है? अगर हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाए। इफ थीटा ऑफ प्रोजेक्शन इज 90 डिग्री, बॉडी को वर्टिकल फेंका और वो उसी स्पॉट पर आके वापस गिर जाएगी। इस केस में हॉरिजॉन्टल डिक्रीज होगी। ओके, हॉरिजॉन्टल जीरो ही होगी डिक्रीज करते करते।
तो कौन सा आंसर आना चाहिए बताओ अब। रेज योर फिंगर्स, सी द ऑप्शंस। हाँ बिल्कुल, नॉन मेडिकल का आंसर सही है बेटे, डाउन हैंड्स। मेडिकल के बच्चे नहीं हाथ खड़ा कर रहे, मैंने आगे नहीं कराना बेटे, एक एक बच्चे का देखूंगा मैं मेडिकल में, पकड़ना शुरू करूं फिर तो 2-4 बच्चे बाहर निकालने पड़ेंगे क्लास। शाबाश। तो आपने देखा कि इसमें गोes ऑन इंक्रीजिंग अप टू 90 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन। मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से देख लो, माइक पे बुलाया जाएगा। रीड योर सेल्फ। सेवंथ क्वेश्चन। Each option. Each option. Sir. यस। तो अच्छा, नॉन मेडिकल के आंसर दे रहे हैं वही बच्चे, बहुत अच्छे, शाबाश, सभी का सही है, सभी का सही है। मेडिकल, व्हाट इज योर आंसर? मेडिकल में भी बच्चे, पीछे वाले बच्चे, ये इंटेलिजेंट बच्चे पीछे बैठ गए यार, आज सही दे रहे हैं, आगे वाले बच्चे नहीं दे पा रहे मेडिकल में। नहीं भाई नहीं, जिन बच्चों ने फर्स्ट ऑप्शन दिया है वो तो गलत है, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। वो पीछे सही दिख रहे हैं मेरे को, बिल्कुल सही। लास्ट के 3-4 बच्चे मेडिकल में सही है, आगे वाले बच्चों को पता नहीं क्या हो गया। सुनो अब मैंने इधर डायग्राम बनाया आपके सामने। एक ट्रेन है, यहां से ये विंडो है, इस विंडो में से एक लड़का पत्थर फेंकता है जब ये ट्रेन इधर को जा रही है। ओके, ट्रेन इज मूविंग टू दैट साइड, इसकी विंडो में से एक लड़का पत्थर फेंकता है, और इस पत्थर को जाते हुए एक बंदा तो ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा हुआ देख रहा है उस पत्थर को, और एक बंदा ट्रेन के बाहर खड़ा हुआ देख रहा है। तो दोनों को पत्थर का कैसा मोशन दिखेगा? ध्यान से सुनना। अब पहले आउटसाइड पर्सन का देखते हैं। जब ट्रेन में बैठे हुए बंदे ने पत्थर को फेंका, उसने इधर को हॉरिजॉन्टल ऐसे उसने बाहर फेंक दिया विंडो से। जब विंडो से बाहर फेंक दिया तो ट्रेन उधर को जा रही थी, तो वो पर्सन ट्रेन का पार्ट था जिसने पत्थर फेंका, इसलिए पत्थर उसके हाथ में पकड़ा हुआ था, तो पत्थर को भी ट्रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिली हुई है। तो इसका मतलब चाहे वो विंडो से ऐसे ही पत्थर बाहर फेंकता है ऐसे ही, लेकिन फिर भी वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसको मिली हुई है पत्थर की। तो पत्थर को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दिया ट्रेन ने, लेकिन ग्रेविटी के वेट की इफेक्ट वजह से, वेट इज द फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, तो एक फोर्स इसको डाउनवर्ड लगेगा वेट के रूप में। तो इसका मतलब है नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा, इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा? बॉडी इस ट्रैक को फॉलो करेगी, प्रोजेक्टाइल पाथ को। तो जो लड़का ट्रेन के बाहर खड़ा है उसको इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन दिखेगा, आधा प्रोजेक्टाइल, देखो ऐसा प्रोजेक्टाइल नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल है ये, हॉरिजॉन्टल मोशन दे दिया। इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का नाम दिया जाता है आर्टिकल को, वैसे प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन जो लड़का ट्रेन के विंडो के अंदर ही खड़ा है, ये अंदर खड़ा हुआ देख रहा है, ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा हुआ पत्थर को देखता है, जो दूसरे बच्चे ने पत्थर से ऐसे फेंक दिया। तो अब जब ये ऐसे फेंक दिया तो ये जो दरवाजे पर खड़ा है चलती ट्रेन के दरवाजे पर, उसके लिए ट्रेन का, उसके लिए पत्थर का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज नॉट ऑब्जर्वेबल, वो उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर पत्थर किसी सर्टन वेलोसिटी से आगे जा रहा है ट्रेन का पार्ट होने की वजह से, तो ये बंदा भी तो ट्रेन का पार्ट है, ये खुद भी उतना ही आगे चला जाता है जितना पत्थर जाता है। इसलिए
इसको ये वाला पोर्शन दिखेगा ही नहीं मोशन का, उसको सिर्फ वर्टिकल मोशन दिखेगा। तो जो लड़का ट्रेन के अंदर खड़ा है उसको इस स्टोन का वर्टिकल मोशन ही दिखेगा, ट्रेन के अंदर वाले को। लेकिन जो लड़का ट्रेन के बाहर खड़ा है बेटे, जो लड़का ट्रेन के बाहर खड़ा है उस लड़के को हॉरिजॉन्टल मोशन भी दिखेगा और वेट का कंपोनेंट भी दिखेगा, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट उसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल दिखेगा, पैराबोलिक। बाहर खड़े हुए को पैराबोलिक पाथ दिखेगा, अंदर खड़े हुए को स्ट्रेट लाइन दिखेगा। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश, एक बार फिर से सुन लो। अंदर खड़े हुए बच्चे को ये वर्टिकल क्यों दिखता है? क्योंकि जो अंदर खड़ा है ट्रेन का बंदा या बच्चा, उसको पत्थर की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस पत्थर को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कौन दे रहा है? ट्रेन दे रही है। लेकिन उसी ट्रेन का पार्ट ये लड़का भी है जो दरवाजे में खड़ा है। तो जितनी वेलोसिटी से पत्थर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में जा रहा है ट्रेन का पार्ट होने की वजह से, उतनी ही वेलोसिटी से लड़का आगे जा रहा है। हालांकि ट्रेन से बाहर निकलते ही पत्थर को अभी भी वही वेलोसिटी मिलेगी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो क्योंकि वो ट्रेन का पार्ट था लगातार, तो थोड़े से टाइम के लिए तो वही वेलोसिटी रहती है पत्थर की जो ट्रेन की थी, और लड़का भी उसी वेलोसिटी से आगे जा रहा है। जब दो वेलोसिटीज एक ही डायरेक्शन में आगे जा रही हो तो ये वाला ऑब्जर्वर इस पर्सन को खड़ा हुआ दिखता है, पर वर्टिकल कंपोनेंट तो है ना ग्रेविटी से, तो इस लड़के को ये वाला दिखेगा वर्टिकल मोशन। शाबाश। तो हमारा जो 7th क्वेश्चन था उसका सी ऑप्शन हुआ। ओके, लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में मेडिकल नॉन मेडिकल का कंपटीशन है, देखते हैं कौन जीतता है। देयर इज कंपटीशन बिटवीन मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, क्वेश्चन 8। और मैं बताना चाहता हूँ नॉन मेडिकल में 10 बच्चे के भी से भी कम है आज, और मेडिकल में 60 से भी ज्यादा है। देखते हैं कौन जीतता है। A and B are two trains. A and B are two trains moving parallel to each other. If a ball is thrown vertically up लिखना बेटे, यहाँ पर अकेला पी छप गया। If a ball is thrown vertically up from train A, the path of the ball is, शाबाश। क्या सही होगा इसका 8th क्वेश्चन का? 8th क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? कंपटीशन। अरे वाह भाई, नॉन मेडिकल का आंसर तो सही हो गया, शाबाश। मेडिकल का देखें तो, मेडिकल का एक बार फिर से हाथ खड़ा करो, अच्छे से पढ़ लो। वो कहता है कि बॉल का जो पाथ है ना, जो जमीन पे खड़ा उसको पैराबोलिक दिखेगा और स्ट्रेट लाइन दिखेगा उस ऑब्जर्वर को जो बी ट्रेन में खड़ा है, सी ऑप्शन में कह रहा है, और उसको भी अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा। तो बेटे मैं लेट मी टेल यू, इसमें मेडिकल का कोई आंसर नहीं आ रहा। तो इसका आंसर है, योर अटेंशन, 8th क्वेश्चन का आंसर है 4th ऑप्शन डी। मेडिकल में डी कितनों ने बताया? रेज योर हैंड। डी किसने किसने सोचा था मेडिकल में? मेडिकल में डी ऑप्शन किसने सोचा था? नॉन मेडिकल का सही था बेटे। अब एक 9th क्वेश्चन करते हैं।
Two bullets are fired simultaneously horizontally with the same speed from the same place. Which bullet will hit the ground first? शाबाश, 9th क्वेश्चन. What is the answer? दो बुलेट्स हैं, एक बुलेट को यहाँ से फायर करा, यहाँ गिर गया, दूसरा बुलेट भी उसी जगह से सेम टाइम पे फायर करना है, सेम वेलोसिटी से. नॉन मेडिकल के बच्चे इस बार गलत बता रहे हैं. गलत हो गया नॉन मेडिकल का. मेडिकल, व्हाट इज योर आंसर? बेटे कोई बच्चा तो बताए मेडिकल में. तो आखिर में बच्चे कितनी फिंगर्स हैं? दूर दिख नहीं रहा इतनी दूर से. ओके, मेरे को लगता है कुछ बच्चे मेडिकल के सही बता रहे हैं लास्ट में. शाबाश. 9th क्वेश्चन में आएगा. ये तो 8th नहीं बेटे, 9th क्वेश्चन था. बी ऑप्शन. दोनों प्रोजेक्टाइल सेम स्पीड से सेम ही स्पॉट पर गिरेंगी. क्योंकि जब हमने हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला करा था उसमें हमने कहीं लिखा ही नहीं कि हॉरिजॉन्टल रेंज मास पर डिपेंड. बुलेट भारी हो हल्की हो उसको सेम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगी. आर के फार्मूले में कहीं पर भी मास नहीं था. अगर बुलेट अलग अलग मास की भी होती तब आर उनको सेम ही मिलता. तो क्वेश्चन नंबर 10. शाबाश. एक बार फिर से कंपटीशन. तो these are the 4 directions. नॉर्थ साउथ, ये ऊपर नॉर्थ है बच्चे. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. और हमारी एक ट्रेन किधर को जा रही है? एक ट्रेन जा रही है टुवर्ड्स ईस्ट. एक ट्रेन जा रही है ईस्ट की तरफ, इसको V1 कह देते हैं. और दूसरी ट्रेन जा रही है हमारी नॉर्थ की तरफ इक्वल स्पीड से, ये इसको बोल देते हैं V2. लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, वेलोसिटीज बराबर नहीं है, उनके मैग्नीट्यूड बराबर दे रखे हैं. अब क्या कह रहा है? पैसेंजर इन द ट्रेन. अच्छा, दूसरे वाली कार है. पैसेंजर इन द ट्रेन फाइंड्स दैट कार इज मूविंग इन विच डायरेक्शन. जो ट्रेन में बंदा जा रहा है ना 1 नंबर में, उसको ट्रेन नंबर, ये कार नंबर 2 जो इधर को दिख रही है वो इस पर्सन को किधर को जाती दिखेगी. शाबाश. वो लास्ट में मेडिकल के बच्चे आंसर दे रहे हैं कुछ ना कुछ. दिख नहीं रहा इतनी दूर से. बेटे आप लोग आगे बैठा करो, पढ़ते तो आप अच्छे हो. देखो कहाँ बैठ के कॉर्नर में. और नॉन मेडिकल के भी बच्चे जवाब देने लगे हैं. वैसे नॉन मेडिकल के बच्चों को सही कहा जाएगा. शाबाश. मेडिकल के बच्चे भी कुछ बच्चे बता रहे हैं, बट आई एम अनएबल टू सी. बेटे मैं इतनी दूर से नाम तो मैं. अच्छा, मेडिकल के बच्चे शायद सही बता रहा है बच्चा, बहुत दूर बैठा है विंडो के पास. शाबाश. दोनों को 10th का वैसे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन.
बी ऑप्शन। अब मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, ध्यान से सुनो बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। देखो बेटे, इसकी वेलोसिटी ऑब्जर्व करनी है, इसकी, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वन, ये होती है रिलेटिव वेलोसिटी। ट्रेन के बंदे ने कार के वेलोसिटी को ऑब्जर्व करा, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। इधर को कार जा रही है, इधर को ट्रेन जा रही है, तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन पूछा। जब भी दोनों बॉडीज मोशन में हो, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगता है, तो इसका मतलब होता है v2 माइनस v1। ध्यान से सुनना, अब बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा। v2 माइनस v1 होता है, और इसका मतलब v2 प्लस ब्रैकेट में -1। एक ही मतलब है लिखने का तरीका। इसका मतलब मैं इन दोनों वेक्टरों को ऐड कर दूं, तो v2 तो ऐसे ही आएगा, लेकिन v1 के आगे नेगेटिव साइन आ गया। तो जिधर को ट्रेन जा रही है वो है प्लस v1, उसका बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट ये बन जाएगा माइनस v1। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, उससे पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, तो ये डायरेक्शन आई, क्योंकि डायगोनल इधर आएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी, उसी रिजल्टेंट वेलोसिटी को, ये देखो इन दोनों को ही तो ऐड करा हमने, v2 एंड माइनस v1 को ऐड करा, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी, इसी को बोला रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, इस एरो को देखो, व्हाइट वाले को, ये इधर को डायरेक्शन हुई, इधर को, कौन सी, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इसीलिए 10th क्वेश्चन का बी ऑप्शन हुआ। नॉर्थ वेस्ट कैसे पता लगा, एक तरफ नॉर्थ है, एक तरफ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट देखो इसी डायरेक्शन में आया। जिन बच्चों को इनका सॉल्यूशन करना आ गया, मेथड पता लग गया इस क्वेश्चन का, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर, शाबाश, बहुत अच्छे। अब हम चलेंगे असर्शन रीजन पे। अब इनमें कंपटीशन है, मेडिकल के बच्चे 11th क्वेश्चन करेंगे, नॉन मेडिकल के 12th करेंगे, देखते हैं कौन सही करता है। असर्शन रीजन, मेडिकल के 11th, नॉन मेडिकल के 12th। मेडिकल के बच्चे 11th का क्या आंसर दे रहे हैं बेटे, ऊपर दे रखे हैं देखो, ए बी सी डी। असर्शन रीजन में कौन सा आंसर दोगे अकॉर्डिंग टू फिंगर्स? अगर ए ऑप्शन है तो सिंगल फिंगर, ऐसे करा करो ना, सिंगल फिंगर। बी ऑप्शन है तो विक्ट्री का साइन बनाओ। लास्ट में बच्चे, यार मेडिकल के पीछे वाले बच्चे तेज हैं, लेकिन आगे वाले बच्चे भी तो जवाब दो। मेडिकल में आगे वाले बच्चे कोई जवाब नहीं दे रहे, वेरी सैड। नॉन मेडिकल, व्हाट इज योर आंसर? नॉन मेडिकल का अपने क्वेश्चन का, ओके। अब मैं इसको कराता हूं, दोनों बच्चों ने कुछ ना कुछ आंसर दिया है, तो मैं आपको एक बार बताता हूं। क्वेश्चन 11 पढ़ लो सारे बच्चे। एट Sir, दी madam, हाईएस्ट, they're answering option D. D. ओके, तो मेडिकल के बच्चे कॉन्फिडेंटली डी ऑप्शन कह रहे हैं। नहीं नो, नहीं 11th के, सॉरी, ओ सॉरी, 11th क्वेश्चन दिया था ना मेडिकल को, यस, 11th क्वेश्चन का आंसर डी कह रहे हैं वो। ओके, मैं देखता हूं। और जो नॉन मेडिकल के बच्चे हैं 12th क्वेश्चन का, वो बी ऑप्शन कह रहे हैं। अभी मैं देखता हूं। 11th क्वेश्चन, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ ए प्रोजेक्टाइल हैज ओनली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हाईएस्ट पाथ पे वर्टिकल, ये तो गड़बड़ करती। हाईएस्ट पाथ, हाईएस्ट पॉइंट पे तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है वेलोसिटी का,
वर्टिकल का तो होता ही नहीं, वर्टिकल तो 0 होता है, इसने उल्टा लिख दिया। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ प्रोजेक्टाइल हैज ओनली वर्टिकल कंपोनेंट, सॉरी रॉन्ग है ये। और रीजन, एट द हाईएस्ट पॉइंट ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी परसिस्ट, ये सही है। तो 11th का रीजन सही है, असर्शन गलत है। तो 11th का डी ऑप्शन, उम्मीद करता हूं यही मेडिकल ने बताया था, और बिल्कुल सही, शाबाश। मेडिकल के बच्चों को शाबाश देनी पड़ेगी। 12th के बच्चों ने सेकंड बताया, लेट मी फॉलो सी इट, द पाथ फॉलोड बाय वन प्रोजेक्टाइल एज ऑब्जर्व्ड बाय अनदर प्रोजेक्टाइल इज ए स्ट्रेट लाइन। ये याद रखना बेटे, बिल्कुल सही है, ये पहले असर्शन सही है। रीजन, relative velocity between the two projectile at any given place does not change with time. So time is over. ओके मैम, मेरे को लास्ट मिनट चाहिए। बेटे सभी बच्चे याद रखें, अगर एक प्रोजेक्टाइल के ऊपर यहाँ पर कोई मान लो बॉल जा रही है, बॉल के ऊपर बटरफ्लाई बैठा है, और दूसरी बॉल जा रही है, उसके ऊपर मॉस्क्वेटो बैठा है, तो बटरफ्लाई और मॉस्क्वेटो जब एक दूसरे के मोशन को देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन दिखेगा उनको, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अदर। ओके, ये नीचे नीरज चोपड़ा का जो क्वेश्चन है, इसके सारे पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चनों के अंदर करवा दिए हैं। ये केस स्टडी आपने खुद करना है बेटे। ओके, वैसे मैं आज बताऊंगा कि शुरू शुरू में बच्चा थोड़ा सा शरारती जरूर था, एक नॉन मेडिकल में, मतलब ध्यान नहीं था, लेकिन बाद में आप बहुत अच्छा पढ़े बच्चे, बाद में आपने बहुत ही अच्छा ध्यान से पढ़ा दोनों क्लासों में, दोनों क्लासों को मेरा शाबाश, थैंक यू। आज तो बहुत बढ़िया पढ़े, बस शुरू शुरू में मामूली सी गड़बड़ थी। थैंक यू। मैं बात कर